नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, प्रत्येक दिन हम उन तमाम नेताओं को दरभंगा में अपने मंच पर लाते हैं। जरा सोचिए इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। बिहार में अगर राष्ट्रीय और प्रादेशिक न्यूज़ चैनल, रीजनल न्यूज़ चैनल को छोड़कर मंच कोई नहीं देता इस तरह डिबेट करने का। और हम बता दें, 1 जुलाई से मधुबनी और समस्तीपुर के भी भाजपा, राजद, जदयू, कांग्रेस के वरीय नेता जुड़ेंगे और दरभंगा तीनों नेताओं के बीच हम दिखाएंगे। हम कहते हैं कि झोला उठाने वाला नेता मत बनिए, अपने विचारों को प्रकट करने वाला नेता बनिए, ताकि आपकी पहचान क्षेत्रीय और आपके क्षेत्र के नेताओं और जनता के बीच हो। आज जो मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे उसका बहुत सटीक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। 2 वरीय नेता हमारे साथ हैं। हम बता दें, डॉक्टर अशोक सिंह है, जनता दल यूनाइटेड से। अशोक जी, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मिथिलांचल न्यूज को, चैनल को। मैं आपके माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संवाद में मुझे रखा है। और आपके न्यूज चैनल जो है लोग काफ़ी लोकप्रिय है मिथिलांचल में, मिथिला की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथी जो आए हैं, चलिए दूसरी तरफ बता दें, हमारे साथ कांग्रेस के डॉक्टर इकबाल हसन ऋषु है। इकबाल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मनोज जी, धन्यवाद आप जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बातों को व्यक्त कर दूँ और अपनी बातों को रखूँ, इसलिए तो चलिए हम बता दें कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 3 मुद्दे थे और ख़ासकर जो नैरेटिव जो महागठबंधन ने जनता के बीच छोड़ा था वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रही, इसलिए वोट का प्रतिशत जीतने का काफ़ी कम हो गया। सवाल था संविधान खतरे में है, एक मुद्दा रखा था महागठबंधन ने। दूसरा मुद्दा जो महागठबंधन में रखा था कि जो स्थानीय प्रत्याशी हैं वो कभी भी क्षेत्र में नहीं गए, जिससे लोगों में आक्रोश है। ये 2-3 मुद्दे को लेकर के इस बार महागठबंधन चुनाव में थी। एक बात जानना चाहेंगे ऋषु जी, आप बताइएगा कि आखिर चुनाव क्यों हारी राष्ट्रीय जनता दल? इतने ज़्यादा नैरेटिव परोसने के बावजूद भी संविधान खतरे में है, क्षेत्रीय जो प्रत्याशी हैं उसके खिलाफ जन जन में आक्रोश है, लोग वोट नहीं देगी, फिर हार क्यों गया? देखिए, कहीं ना कहीं जो ये हार और जीत की बात है, इलेक्शन में हार और जीत चलता रहता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर महागठबंधन को देखेंगे तो पूरे बिहार के अंदर महागठबंधन जीती है। वो महागठबंधन जो 2019 में 39 में एक थी, आज वो जो है उन्होंने 31 पे समेट दिया, जो है 30 पे समेट दिया एनडीए को, और खुद जो है 9 सीट जीती। तो महागठबंधन ओवरऑल बिहार के अंदर इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, इनकी सीटें बढ़ी हैं और ये कामयाब हुए। जो आज जो दिल्ली के अंदर जो किंग मेकर के रोल में जो नीतीश कुमार बैठे हैं और चंद्रबाबू नायडू बैठे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ये महागठबंधन भी है, जिसने बिहार में भी इनको जो है हारी क्यों, ये बात हो रहा है, हारी क्यों? दरभंगा मधुबनी भी हारे, समस्तीपुर भी हारी, क्यों हारी? दरभंगा और दरभंगा मधुबनी की, समस्तीपुर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात सही है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर हम हारे हैं और इसमें हमारी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं फेल की है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट थे, नो डाउट कि हमारे पास कैंडिडेट मजबूत कैंडिडेट थे। और जैसे कि आप देखेंगे कि अब जहाँ हार की बात करते हैं, आप जीत का गैप देखिए। वही गोपाल जी ठाकुर जब 2019 में जब जीते थे, ठीक है, तब उनका वोट का जो है डिफरेंस क्या था और इस बार जो जीते हैं तब उनके वोट का डिफरेंस क्या है। तो आप अगर उस वोट का अगर देखेंगे तो जो हमारे जो राजद के कैंडिडेट थे श्री ललित कुमार यादव जी, उन्होंने जो वो गैप था जो 4 लाख 4.5 लाख के गैप पे जो गोपाल जी ठाकुर 2.5 लाख करते थे, 2.5 लाख था। जो दो ठीक है अशोक जी, ठीक, अशोक जी फिर हम डिबेट करेंगे, फिर हम दोनों एक दूसरे के। अशोक जी, ये वोट का प्रतिशत कम हो गया, 2.5 लाख वोट से अब 1,70,71,000 पर आप सिमट गए। तो कुछ ना कुछ जो नैरेटिव परोसा गया था मगर एक बात बोलिए अशोक जी, पूरे हिंदुस्तान में ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो दुष्प्रचार किया, 8500 रुपया आपको खाते में देंगे, संविधान बदल देंगे, सब ये इसका अगर 400 पार हो जाती है तो संविधान बदल देंगे, देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। इन लोगों को याद नहीं है कि 25 जून जो बीता है, इसी 25 जून को 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान बदलने का बहुत सा
रास्ते से जाना पड़ता है। उसको लोकसभा में 3/4 बहुमत चाहिए, राज्यसभा में उनको बहुमत चाहिए, और भारत के जितने विधानसभा है उसमें 50% में उनको सहमति चाहिए, तभी संविधान बदला जा सकता है। लेकिन ये लोग उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने संविधान बदल के और आपातकाल लाने के काम किया था, जिसका असर ये हुआ कि उसकी सरकार चली गई। आज इनको बार बार कह रहे थे कि सरकार संविधान बदलने के, लेकिन सरकार कुछ लोग तो आगे झांसे में आ गए। लेकिन ये बताइए, संविधान बदलने की बात अगर होती, आज संविधान को शपथ लेके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। और ये बता देते हैं कि पूरे मिथिलांचल ने जो जहाँ जहाँ इन्होंने दुष्प्रचार किया, दुष्प्रचार का सहारा लिया, आज कर्नाटक में 8500 रुपया लेके लेकिन आप लोग उसको काट नहीं पाए अशोक जी। जो दुष्प्रचार दिया आप लोग जनता के बीच में इसे दुष्प्रचार नहीं बता पाए, इससे तो नुकसान हुआ। हमें तो पहले हमें बोलने दीजिए। दुष्प्रचार बिल्कुल नहीं कहे आप उसको, हमें बोलने दीजिए। हमें संविधान बदलने की बात, संविधान बदलने की बात हमेशा से बीजेपी के जुबानों से हमेशा आया है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। आप बोलिए, हम बोलते हैं तो उसके बाद ठीक है बोलिए, अशोक जी को बोलने दीजिए। हाँ, और जहाँ तक मिथिलांचल की बात है, गोपाल जी ठाकुर जैसे आपने दरभंगा में बताया, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय योजना का अंबार लगा दिया, और ये जो मिथिलांचल में कई ऐसे योजना, लेकिन ये मुद्दा नहीं रहा अशोक जी ये मुद्दा नहीं रहा। योजना का अंबार लगा दिया, लेकिन वोट प्रतिशत तो कम हो गया। जब जहाँ काम किए होते तो और वोट मिलना चाहिए था, 2.5 से 5 जाते। दुष्प्रचार, हम कितने भी अच्छे काम करेंगे तो लोग उसको गलत अंदाज में गलत प्रचार करता है। तो आप भी परोसिए ना जनता के बीच, आपको भी तो मौका था, आप जनता के बीच परोसते कि नहीं ये गलत है, दुष्प्रचार है। आप लोग तो फेल हो गए उसमें, एनडीए फेल हो गई इस बात को जनता के बीच लाने। ये बात सही है कि आज इस बार के चुनाव में मैं अपनी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, मेरा ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग मोदी जी के भरोसे चुनाव जीतने के काम किया है। अभी भी यहाँ पर जो है गोपाल जी ठाकुर के प्रति बहुत आक्रोश था, अशोक यादव के प्रति बहुत आक्रोश था, नित्यानंद राय के प्रति बहुत आक्रोश था, रामप्रीत मंडल के प्रति बहुत आक्रोश था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो योजना, सरकारी योजना, केंद्रीय योजना रहा, माननीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार प्रदेश की जो योजना रही है वो बड़ा आकर्षक रहा, और जन जन में लोग इसका लाभ उठाया। इतना लोग नहीं कृतज्ञ नहीं हो जाता है, लोग झांसे में तो कुछ लोग आ गए, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी झांसे में आए तो इकबाल हसन जी बोलिए। डॉक्टर इकबाल हसन ये बताइए, कि आप लोग झांसे में ले आए, कि संविधान बदल जाएगा। अशोक जी इकबाल जी को बोलने दीजिए, अशोक जी आप इकबाल जी को बोलने दीजिए, अशोक जी आप इकबाल जी को बोलने दीजिए। हाँ अशोक जी हाँ, अच्छा ठीक है अशोक जी आप इकबाल जी को बोलने दीजिए। इकबाल जी से सवाल है, इकबाल जी ये बताइए कि आप लोग झांसे में ले लिया क्या संविधान बदल देगा, अब तो मोदी की सरकार बन दी, संविधान बदल जाएगा, राजनीतिता पूरा फैल जाएगी। आप लोगों ने जिस तरह कहा कि प्रत्याशी आते ही नहीं है, प्रत्याशी के खिलाफ आक्रोश है, तो क्या लगता है कि आपके कैंडिडेट ने गोपाल जी के खिलाफ जो आक्रोश था उसको भुना नहीं पाए, जनता के बीच में रख नहीं पाए, इसलिए हार गए? देखिए ये हकीकत बात है कि मिथिला में मिथिला का जो रीजन है, जहाँ पे कि गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ या अशोक यादव जी के खिलाफ या समस्तीपुर में जिस तरीके से पब्लिक और उजियारपुर में जिस तरीके से पब्लिक बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नाराज़ थी, हम लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सके, हम पब्लिक तक वो पहुंच नहीं सके और उन लोगों को हमने ये अपना विश्वास नहीं दिला सके। और यही कारण है कि हमारे मिथिला वाले जो रीजन है वहाँ पे पब्लिक के पास जो नहीं पहुँचने का और नहीं से उनको सही से समझाने की वजह से ये जो सीटें थी जो पब्लिक एक बदलाव चाहती थी वो हम लोग उनको दिखा ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ लगातार विधायक रहे हैं ललित यादव, वहाँ से पिछड़ते चले गए। शुरू से जो पिछड़े, आप काउंटिंग हॉल में देखेंगे, शुरू से जो पिछड़े गोपाल जी ठाकुर से तो पिछड़ते चले गए। मैंने बोला मैं तो कह रहा हूँ कि जो पब्लिक के साथ जो एक कनेक्ट होना चाहिए था और जो एक विश्वास यहाँ दिलाना चाहिए था, मिथिला रीजन में हम फेल हो गए। मिथिला रीजन में हमारी जो इलेक्शन लड़ने का जो तरीका था और जो पब्लिक तक पहुंचने का जो तरीका था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से पब्लिक जो है वो हम लोग अपनी बातों को वहां तक समझा नहीं सके और इस वजह से समझाया तो आपने, लेकिन समझाया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि संविधान खतरे में, लोग माने भी, वोट प्रतिशत इसलिए कम हो गया। लेकिन
आपका टीम वर्क, क्या आप अपने जी, टीम वर्क पर कांग्रेस कहाँ और- थी? और- ये और बताइए जिस ऋतु जी तरीके कि से- आपकी और कांग्रेस जिस- कहाँ थी, कितने सीटें आपको मिली? और उससे ज़्यादा तो 5 सीट मिल गई, 3 सीट मिल गई उसको, मुकेश सहनी को, जो पूरी सीट हार गई। तो कांग्रेस का भी तो अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गया है। देखिए एक चीज जानिए, जब गठबंधन धर्म को निभाना होता है तो कहीं ना कहीं जो है बड़े भाई को, अपने छोटे भाई को थोड़ा सा स्पेस देने के लिए ऐसा कुछ कब कहीं तक कहीं झुकिएगा, भी कब तक करता है। झुकिएगा? झुकते हमारे इस झुकते बात की कांग्रेस खुशी का है। अस्तित्व बिहार में समाप्त होता जा रहा है। इस बात को आप एक्सेप्ट कीजिए। कितने नहीं, सीटें मिलती है अब आपको आप देख विधानसभा लीजिए में, कितने लोकसभा कि में? कांग्रेस धीरे धीरे को- तो समाप्त हो गया। आप पूरी कांग्रेस- तरह बैसाखी पर हैं राजद कांग्रेस के। को लोकसभा- लालू जी तय करते हैं, लालू जी तय करते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस से को- कौन उम्मीदवार होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए लालू जी हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे अलायंस के सीनियर लीडर हैं, उनका हमारे ये अलायंस में बहुत इज्जत है और उनके जो वो डिसीजन लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका डिसीजन खराब होता है। आज अगर बिहार के अंदर जो है जिस तरीके से हम लोगों ने इनके रथ को रोका, जो जिस विजय रथ पे ये घूम रहे थे और जो ये थी, जहाँ पे आप देखिए कि मोदी जी जिस पाटलिपुत्रा के अंदर जो है इन्होंने वो जाके पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर ने रोड शो किया, वो सीट तक हार गए। अब आप प्लीज जान लीजिए, ठीक है, कि ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि मोदी जी का वो जो रोड शो कर रहे थे, जिस सीट पे कर रहे थे उस सीट को वो हार के चले गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा, देखिए होता क्या है कि आदमी 100% स्ट्राइक रेट नहीं दे सकता है। पब्लिक को ये बात बिल्कुल सही है कि मिथिला रीजन के अंदर जो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो पब्लिक तक पहुंची, लेकिन उस लेवल तक जो कि हमें रिजल्ट देके जाता है, हम लोग यहाँ से कुछ सीट जीतते, वहाँ कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ और हम लोगों ने उसकी खामियाजा आज उसका हम लोग उसको ये बताइए कि अब जी ये बोल दीजिए, उसका दूसरा सवाल हमारा होगा, इस सवाल को क्लोज कर देंगे। हाँ बोलिए एक बात, अशोक जी आप बोलिए। हाँ मनोज जी, एक बात बताइए आप। हाँ बोलिए। मुजफ्फरपुर सीट को ले लीजिए, सारण सीट को ले लीजिए, महाराजगंज सीट को ले लीजिए, मिथिला रीजन की बात करते हैं। जो कैप्टन जयनारायण निषाद वहाँ से सांसद हुआ करते थे, उसके बाद बेटा उनका अजय निषाद बार बार बीजेपी से 2 बार सांसद हुए, और लेकिन उनको टिकट काट के डॉक्टर राजेश सहनी को दिया गया। आज कांग्रेस के उम्मीदवार को बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हराने का काम किया। मुकेश सहनी तो ब्रोकर है, मुकेश सहनी कोई पॉलिटिकल होगा, किसी आंदोलन की उपज नहीं है। अरे सर, पहले सुनिए, इंडिया में सबसे ये इस बात का खंडन क्या करता है कि किसी को देखने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। देखिए अब राजेश निषाद हारे, डॉक्टर राजेश उनको सम्मान नहीं मिला। बनारस से प्रधानमंत्री महोदय जो 5 लाख से 5 लाख वोट जीते थे, 1.5 लाख वोट से ज्यादा जाके भागे हैं। और अगर जो है चैलेंज हो रहा था, प्रियंका जी अगर कैंडिडेट होती तो 3 लाख सुनिए पहले, जहाँ कांग्रेस के जहाँ लालू प्रसाद की बात करते हैं, आज जेपी आंदोलन के कोख से जन्म लिए, समाजवाद के पुरोधा के रूप में जाने जाते थे, जयप्रकाश जी के अनुयायी जाने जाते थे। कांग्रेस के विरुद्ध में उनका व्यक्तित्व विकास हुआ। आज वो कांग्रेस के समाज को बांटने का काम किया, समाज में दुष्प्रचार करने का काम किया। ऐसे लोग कैसे समाज को बांटने का जो जिस पार्टी ने देश को चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक पहले राउंड में हम बता दें, हमारे साथ डॉक्टर इकबाल हसन विशु हैं जो कांग्रेस के हैं, और दूसरी तरफ बता दें कि डॉक्टर अशोक सिंह हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं। और देखिए गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों हारी यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी क्यों जीती। चलिए दूसरे सवाल का जवाब, दूसरे सवाल अशोक जी और विशु जी दूसरा राउंड हम दरभंगा पर चर्चा कर रहे हैं, हम दरभंगा पर चर्चा कर रहे थे कि दूसरे राउंड का सवाल अशोक जी दूसरे राउंड का सवाल सुन लीजिए। अशोक जी विशु जी अब दूसरे राउंड का सवाल, दूसरे राउंड का सवाल अशोक जी समय हमारे पास है, अशोक जी समय कम है, दूसरे राउंड का सवाल। कोई मुद्दा नहीं रहता तो इस तरह से बहस को खराब करते हैं। मिसाल है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आपके बात करने के लिए आपके कोई मुद्दा नहीं है, आप कोई मुद्दा नहीं है, फालतू की बात नहीं है। ये आप सुनिए, ये आप जो मोदी जी का जो
छात्रों के अच्छा लिए अशोक जी, एक मॉडल अशोक बन जी, गया है। हरीशु जी, अब दूसरा राउंड चलेगा। दूसरे राउंड का सवाल समझ गए, पहले राउंड का समाप्त हो गया। दूसरे राउंड का सवाल है जो महत्वपूर्ण है, दोनों आदमी सुन लीजिए। पहले राउंड में आप सबों का धन्यवाद, हमने मिला दिया। दूसरे राउंड का जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है कि इस हार और जीत का क्या असर पड़ेगा दरभंगा के 10 विधानसभा में। हम बता दें कांग्रेस को मात्र 1 से 2 सीट मिलती है, और दूसरी तरफ जदयू का भी हालत आप देख सकते हैं। जदयू 4-4 सीट, राजद और जदयू और भाजपा 4-4 सीट पर। तो क्या इसका असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में? 2010 में पहले बताइए। 2010 में जो परिणाम आया था एनडीए का, वही परिणाम आएगा 2025 में। और जो 2018 सीट हमने जीता था, आज इस बार पूर्व जदयू अकेले अपने दम पर आएगी। भारतीय जनता पार्टी फिर कहेगा दुष्प्रचार, फिर आप कहेगा दुष्प्रचार राजद छोड़ रही है, दुष्प्रचार कर रही है, संविधान खतरे में है, प्रत्याशियों के खिलाफ आक्रोश है, विकास नहीं हुआ। ये तो आप कैसे जवाब दे पाएगा? आपकी जदयू की टीम इस बार लोकसभा में कितना काम की? अशोक जी, मेरा आपसे एक बहुत कटु प्रश्न है, जदयू की टीम कितना मदद की आपको? गोपाल जी ठाकुर को बताइए, जदयू में आपस में विरोधाभास है, बहुत ऐसे नेता थे जो नदारद थे आपके। मैं उस बात को हम पटल पर नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद 50 गांव, 50 से ज्यादा गांव घूम, जिसका हमारा फेसबुक में दिया हुआ है, 50 से 52 गांव घूम के अपने संगठन के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम घूमने का काम किया। कुछ लोग, कौन लोग क्या किया, मैं उसकी चिंता नहीं करता हूँ। नहीं, आपके जिलाध्यक्ष भी बहुत जगह नजर नहीं आए, कहीं कहीं जहाँ नेता थे जो कार्यक्रम था उसमें नजर आए। तो ये तो आपका भी था डैमेज। हाँ बोलिए इकबाल, हाँ इकबाल हसन बोलिए, इकबाल हसन बोलिए। हाँ इनको नतमस्तक करवा दिया था दिल्ली में अमित शाह ने कि आप कुर्सी छोड़िए बिहार का, ठीक है। और ये वहां दिल्ली में जो है अमित शाह और सब के नड्डा के घर पे नीतीश जी घूम रहे थे कि इनको 4 दिन से पहले ही कुर्सी छोड़ने के लिए कह दिया गया था। ये तो अगर 12 सीट अगर इनको नहीं आता और ये होता तो इनकी तो कुर्सी पहले चली जाती। और दूसरी चीज एनडीए ने तो पहले इनको मूड बना रखा है इनको अब साइडलाइन करने का। ये तो बना लीजिए कि ये जो 12 सीट आके ये बच गए इनकी कुर्सी, ठीक है। नहीं तो पहले ही बीजेपी ने इनको कुर्सी से उतारने के लिए कह दिया था। आपकी भी हालत जदयू की तरह है, इकबाल जी आपकी भी हालत जदयू की तरह है। कांग्रेस को कितने सीट मिलेगी ये भी जानते हैं? एक भी सीट नहीं जीत पाए आप। नहीं, आप कैसे, आप 9 सीट हम 9 सीट लड़े, 3 सीट जीते, ठीक है। अब हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, 9 सीट लड़े, 3 सीट जीते। एक जो हमारे कैंडिडेट जो कि इंडिपेंडेंट हो गए थे, उनको फिर वो हमारे साथ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए। तो हम तो 4 सीट पे बिहार में हैं, ठीक है। हम 2019 में भी जब कोई नहीं जीता तो भी जो है एनडीए को हम नहीं रोका। इकबाल जी आपको मालूम होगा बिहार में जो सरकार बनी थी वो मिथिलांचल के करीब 26 सीट जीती थी, जो भाजपा और जदयू गठबंधन, उसी से सरकार बनी। तो इस बार क्या होगा विधानसभा में? कितने सीटें दरभंगा से जीत पाएंगे? 10 में विधानसभा वाइज अगर आप हमारा अगर वोट देखेंगे, हमारा वोट बढ़ा है, समझा ना। हमारा जो है अगर आप इस लोकसभा इलेक्शन में अगर देख ले विधानसभा वाइज, तो हमारा वोट बढ़ा है, घटा नहीं है, ठीक है। और यह चीज हमको फायदा करेगा। कैसे बढ़ा बताइए? आपके ग्रामीण से तो आपके विधायक थे ग्रामीण से, वहाँ खुद अपने ग्रामीण सभा सीट से पीछे चले गए। कैसे बढ़ा आपका वोट? कुछ जगह प्रतिशत बढ़ने से आप इसका विश्लेषण नहीं कर सकते। नहीं, आप उसके अलावा जो है आप बहादुरपुर देख लीजिए, अलीनगर देख लीजिए, आप हमारा जो है वो बेलीपुर देख लीजिए, आप हमारा जो है ये आप दरभंगा शहर में मीन्स जो भी आप हमारा वोट परसेंटेज है, गैप थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर विश्लेषण कर लीजिए विधानसभा बार तो गैप है, लेकिन लीडिंग बीजेपी की भी है, लीडिंग तो बीजेपी की भी है विधानसभा में। अगर यही लीडिंग हो जाए तो दरभंगा टाउन से करीब 30,000 से अधिक मतों से फिर संजय सरावगी जीतेंगे। तो ये तो अभी भी आप जीत के कगार पर नहीं है सर। एक्चुअली ऐसा है, लोकसभा में जो काम करता है वो सेंट्रल का इशू काम करता है। दरभंगा की जनता बहुत परेशान है, ठीक है। इनको यहाँ पे जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है,
उसी का नतीजा था कि सांसद जी का हर जगह विरोध हो रहा था, जिसको हम लोग मानते हैं कि हमने उस पब्लिक को उतना हम उसको इसमें विश्वास में नहीं ला सके, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन विधानसभा में आप देखेंगे जब यहाँ लोकल मुद्दा जब काम करेगा तो यही बीजेपी को यहाँ पे भागते हुए लोग देखेंगे और इनको मौका नहीं मिलेगा। ये बीजेपी और जदयू वाले अपना जो है जमानत बचाने के लिए भागेंगे। डॉक्टर अशोक सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह जवाब दीजिए। मैंने आपको मनोज जी, मैं आपको कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि ये बीजेपी वाले जदयू वाले अपने जमानत बचाने के लिए जो है अशोक जी जवाब भागते नजर आएंगे। अशोक जी, ठीक है, अशोक जी जवाब दीजिए। क्या लगता है कि आप जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा साहब विधानसभा में? अशोक जी, लगता है अशोक जी का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब तक हम बता दें आपको। हाँ, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, लोग अब जो इलेक्शन है वो मोदी फैक्टर गया, हर मोदी, लेकिन देखिए जाति समीकरण काम करेगा ना, जाति समीकरण तो काम करेगा, MY समीकरण भी काम किया, इस बार लोकसभा में भी काम किया। तो क्या लगता है अगर लोकसभा के विश्लेषण पढ़ लीजिए, MY समीकरण भी एक हो जाए तो अभी तो अन्य चिराग पासवान है, मांझी हैं, इन लोगों का भी वोट बैंक है, नीतीश कुमार फैक्टर है, ये सब तो है। ऑन होल्ड। हाँ बोलिए। हाँ, आपका कट गया था। तो इस बार आपकी जमानत जब्त हो सकती है, इस बात को लेकर कहा जा रहा है। अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी, हाँ ऋषि जी बोलिए। तो ये जाति पर फैक्टर तो काम करेगा ना MY समीकरण? मैं बोल रहा हूँ सर कि आप 2000 में अभी जो 24-25 में जो आपका विधानसभा होना है, जो अगले साल होना है 25 में, हो सकता है ये लोग परेशान है कि उसको 24 में करवा लें, तो हम लोग भी तैयार है कि आप करा लें और आप देखेंगे कि बीजेपी और जदयू वालों का जमानत जब्त हो जाएगा। इकबाल ऋषु हैं और ऋषु जी आप बात कीजिए, बात को समझिए। ऋषु जी जवाब दीजिए, क्या इस बार का चुनाव में जातिगत समीकरण होगा या नहीं? जातिगत फैक्टर में क्या होगा सर? देखिए, इस चीज से कोई झुठला नहीं सकता कि बिहार और यूपी सब जैसे जो बड़े स्टेट्स है वहाँ जाति एक मुद्दा हो, एक समीकरण बैठता है इलेक्शन में और उसी इस पे जो है इलेक्शन होती है। ठीक है, आप इतना उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए वाले जो लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? क्या ये इसलिए सिर्फ कि भाई उस सीनियर लीडर के अलावा क्या उनके साथ जाति समीकरण वाला मामला नहीं है? आप चिराग पासवान जी का जो है एक तरफ पार्टी को तोड़वा दिए, लेकिन उसके बाद भी जो है चचा भतीजा दोनों को जो है लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? जाति समीकरण बैठाने के लिए लेके घूम रहे हैं। ठीक है, आप नहीं, तो आखिर इस बात का तो असर पड़ेगा ना विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में जिस तरह जातिगत आधार पर बट गई उस तरह। देखिए, जाति समीकरण की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने जो बिहार के अंदर जब महागठबंधन की सरकार चली, उस पर हम लोगों ने सबसे पहला काम ये किया कि जो है जाति जनगणना जो करवाया गया, उस जाति जनगणना के आधार पे लोगों को उसका जो जिस जाति का जितना है उसको वैसे शेयर देने की बात हुई और उसी मुद्दे को हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारा मुद्दा अब जो है, हम कहीं पे भी MY की बात है, हम A to Z की बात करते हैं। हम सबका जो है A to Z तो आपने लोकसभा में किया था, आपने कहा था बाप की पार्टी है, लेकिन विश्लेषण में देख लीजिए MY एक तरफ तो गिरी, लेकिन और बाकी सब एकजुट हो गए लगभग, तो उसमें तो नुकसान हुआ। दूसरी बात ये बताई दीजिए, एक चीज़ बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल अशोक जी लाइन पर शायद उनका नेटवर्क कट रहा है। ऋषु जी एक चीज़ बता दीजिए, मोदी ने साफ कहा है और डॉक्टर देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान आया था कि हम व्यक्तिगत काम सभी का करते हैं लेकिन वो वोट नहीं देते हैं, तो आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ उनको मिलता है, आप समझ लीजिए कि उनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, तो ये MY वोट देने से पिछड़ क्यों जाते हैं? सर मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत अच्छा सवाल आपने मनोज जी किया है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और आप जो योजनाओं की बात करते हैं, क्या उस योजनाओं का आपने कभी परसेंटेज उठा के देखा है कि जो जिस समीकरण की बात करते हैं और जिस माइनॉरिटी की बात करते हैं, जो कि इस देश के अंदर दूसरे सबसे बड़ा पॉपुलेशन है और जिसने आज़ादी की लड़ाई में कितने यहाँ के मुसलमान शहीद हो गए, ठीक है, उनका वोट आप उनका परसेंटेज उठा के देखिए कि उनकी योजनाओं में उनको कितना % फायदा मिलता है। और दूसरी चीज़, अगर आप ये राशन कार्ड और ये बात करें, ये तो कांग्रेस के ज़माने से और 1947 के बाद जब ये पॉलिसी स्टार्ट की गई थी कांग्रेस के ज़माने में,
तब से मिलता आ रहा है। लेकिन इनके ज़माने में तो और आपने जितना चीज़ है सब वो ख़त्म कर दिया। अब आप सब बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आज़ादी के बाद से आज पहला एक ऐसा मंत्रिमंडल बना है जहाँ एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, नॉट ए सिंगल, एक भी मंत्री इन्होंने मुसलमान। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि वोट बैंक हमारा है नहीं, तो हम जो दे रहे वही बहुत है। उन्होंने तो साफ देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हम उनको वोट हमको वोट नहीं मिलता, इतना उनका काम व्यक्तिगत करते तो भी, इसलिए आप व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। अगर ये प्रणाली अपनाएगी तो आगे नुकसान है जनप्रतिनिधियों के। नहीं, मुझे अशोक जी बता दे कि क्या नीतीश कुमार ये बात खड़े होकर कहेंगे कि मुसलमान जो है नीतीश कुमार को वोट नहीं करता है? क्या नीतीश कुमार इस बात को बोलेंगे कि नीतीश कुमार को जो है मुसलमान वोट नहीं करता है? या जदयू के बाकी नेता बोलेंगे कि वो मुसलमान को वोट नहीं करता है? देखिए, ये चीज़ बीजेपी अगर कंप्लेन करती है तो बीजेपी खुद आगे बढ़ के, क्या वो कभी आगे बढ़ के मुसलमानों को गले लगाने की कोशिश की है? वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में फ़र्क, कि आप कहते कुछ है करते कुछ है। आपने अगर कहा चलिए तो आगे बढ़ के गले कब लगाया? निश्चित। चलिए इस मुद्दे को हम आगे भी उठाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी अहम मुद्दा है कि आखिर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का क्या असर पड़ेगा, क्या जातिगत आधार पर वोट बटेगी, और इस बार अगर राजद चूक गई तो क्या उससे कुछ सबक लेकर के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए जीटीपी और सिटी केबल चैनल पर। धन्यवाद इकबाल जी, धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोज जी।